स्वागत है दोस्तों। दलित चेतना व आंदोलन के सहयात्री की सीरीज में आज हमारे साथ इंजीनियर देव प्रताप सिंह हैं। इंजीनियर देव प्रताप सिंह अपने समाज की पीड़ा को बहुत लंबे समय तक बर्दाश्त नहीं कर पाए और उसका नतीजा था कि अच्छी खासी सरकारी नौकरी में इंजीनियर के पद पे कार्यरत रहते हुए एक स्थिति ऐसी आई कि उन्होंने अपनी इस नौकरी को तिलांजलि दिया, इस नौकरी को छोड़ दिया और अपने समाज के उभरती हुई पीढ़ी को शिक्षित करके, उसको हर तरह से सहयोग करके, उसको अपनी बेहतर मंजिलों को पाने में सहयोग करने के लिए आगे आ गए। टॉपर्स एकेडमी के नाम से शुरू की गई अपनी एकेडमी में देव प्रताप सिंह तमाम दबे कुचले वर्गों के बच्चों को अच्छी नौकरियों में जाने के लिए तैयार करते हैं और पिछले मात्र 7 साल में ये उनके प्रयासों का नतीजा है कि तकरीबन 2100 से 2400 बच्चे बेहतर नौकरियों में पहुंच चुके हैं। इसके अलावा देव प्रताप सिंह का इतना ही परिचय नहीं है, उनका यह भी परिचय है कि वो अलग अलग स्तर पे अपने हस्तक्षेप को लगातार जारी रखते हैं। वर्तमान संदर्भों में आज के समय में जो पिछले 7-8-10 वर्षों में जो देख रहे हैं कि निरंतर देश के संविधान पर हमला हो रहा है, उसको देखते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रबल समर्थक, उनके विचारों से प्रभावित देव प्रताप संविधान को बचाने की एक यात्रा निकालने पर भी निर्णय ले चुके हैं। अपने अलग अलग मुकाम पे नए नए हस्तक्षेपों को करते हुए देव प्रताप सिंह धर्म को लेकर के अपनी स्पष्टता को लेकर के बौद्ध धर्म को ग्रहण कर चुके हैं। आज वो हमारे बीच में हैं। आइए हम उनसे उनके प्रयासों में उनके अतीत को लेकर के, उनके तमाम जो नए नए स्तर पे जो हस्तक्षेप हैं उन पे बातचीत करते हैं। नमस्ते देव प्रताप सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम। आपको इस कार्यक्रम में आने के लिए आप तैयार हुए, उसके लिए हम आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सबसे पहले हमें अपने जीवन के प्रारंभिक समय के बारे में बताएं और उसमें यह भी बताने का प्रयास करें कि जब आप अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे उस दौरान क्या आप भी किसी प्रकार के जातिगत भेदभाव के शिकार हुए? धन्यवाद सर, अरुण खोटे सर। सबसे पहले आपको, आपकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे यहाँ पर मौका दिया थोड़ा, क्योंकि सूचना की प्रौद्योगिकी के समय में और मीडिया का एक बड़ा आंदोलन है और ये आंदोलन एक दूसरे से जोड़ने में बहुत मददगार करता है, एक दूसरे साथ ही जोड़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपने जैसे कहा कि शुरुआत के दिनों में एट्रोसिटी के मामले में अगर देखा जाए तो मैं डिप्लोमा में जब कर रहा था और बाद में फिर मैंने जॉब किया था, तो जॉब में भी एक अलग तरह की एट्रोसिटी हमको देखने को मिली। और जब डिप्लोमा करते थे तो उस वक्त रैकिंग हुआ करती थी, तो जातवाइज वगैरह ज्यादा मारा पीटा जाता था। तो जब मैं सूर्य पॉलिटेक्निक में जब काम कर रहा था, वहां पढ़ रहा था जब, तो वहां पहला संघर्ष तो मेरा वहीं से स्टार्ट हो गया था। जब सीनियरों ने देख लिया कि ये शेड्यूल कास्ट के बच्चे हैं, तो उनको ज्यादा मारते थे और बहाना ढूंढते थे पीटने के लिए। फिर वहां हमारा द्वंद वहीं से स्टार्ट हो गया था। मतलब बाकी सब जगह तो ठीक है, रैगिंग में भी जातिवाद अपनी जगह से पूरी तरह हावी था। यस, हाँ बिल्कुल। और जातवाद था, क्षेत्रवाद भी था कि अगर आपको दूसरे क्षेत्र से, बुंदेलखंड के क्षेत्र का लड़का अगर पश्चिम में गया है तो फिर वो भी हुआ करता था वहां। तो वहां से झेलने के बाद में तो पहला अनुभव मुझे वहीं से हुआ था। फिर बाद में जब मैंने मध्य प्रदेश में नौकरी किया, झाबुआ, नीमच, कुच्ची, जावरा, तो वहां की जो स्थिति देखी वो तो बहुत दयनीय। आदिवासी जो समाज हमारा, एससी का जो समाज है, मतलब ये समझ लीजिए कि लोग जो सामंतवादी लोग हैं उनके घर से आगे मतलब चप्पल पहन के नहीं गुजर सकते थे, और हाथ में चप्पल लेनी पड़ती थी। मैंने वो दौर वहां पर देखा है। वहां से मुझे लगा कि नहीं, इस देश में सब कुछ ऐसा नहीं है जैसा हम लोग सोचते हैं। लेकिन वहां मेरी छोटी सी नौकरी रही, लेकिन उत्तर प्रदेश में फिर मैं सेलेक्ट हो गया। और जब सेलेक्ट हुआ तो जब बुंदेलखंड में मेरी पोस्टिंग हुई, तो बुंदेलखंड में जब नौकरी हुई तो वहां पर जो एससी के जो जेई थे, वहां उनको वर्क ही नहीं दिया जाता। शेड्यूल क्लास के जूनियर इंजीनियरों को कोई काम ही नहीं दिया जाता था। नहीं, बस वो उनके लिए वर्क डिस्ट्रीब्यूशन में केवल थोड़ा बहुत काम देते थे ताकि उनका काम चलता रहे, लेकिन मेजर प्रोजेक्ट पे काम नहीं करते थे। तो वहां सबसे पहले हमने जैसे ही वहां पहुंचे तो 3-4 महीने मैंने जब देखा कि यहाँ तो कोई काम ही नहीं है, जबकि मैं तो मध्य प्रदेश से आया था, तो वहां प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का काम चल रहा था, ठीक ठाक प्रोजेक्ट था। मैं और यहाँ आया तो खाली बैठना मेरे लिए तो वैसे भी बेकार था। तो मैंने वहां पे तुरंत कहा कि वही वर्क डिस्ट्रीब्यूशन करिए। तो वहां हमारे साथ के 6 जेई थे,
तो फिर बाद में मेरे जब मैंने उनको लीड किया कि नहीं ये हमारे काम मिलना चाहिए, हमको काम करना भी चाहिए, सरकार तनख्वाह भी इसीलिए देती है। बाद में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो वहाँ के लोग काफी खुश भी हुए। तो पहली बार जब मैं वहाँ पहुंचा था, तो पिछले मतलब मेरे जाने से पहले वहाँ 7-8 साल से कोई ऐसी का मेजर प्रोजेक्ट नहीं मिला था वहाँ पर। तो बिल्कुल खाली बैठे हुए लोग थे। तो वहां पर क्या है कि जानबूझ करके काम नहीं दिया जाता था। मतलब जो गिने चुने लोग रहते थे, सवर्ण वाले लोग, वही काम करते थे, जबकि कितनी भी आपके अंदर प्रतिभा हो वो आपको काम नहीं देते। तो ये अलग तरह की मुझे वहां पर जातिवाद समझ में आया। मतलब लेकिन आपके विभागों में आप ये बता रहे हैं, जातिगत कारणों से आपको आइसोलेट कर देने के लिए कोई भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी नहीं दी जाती थी। हाँ, बिल्कुल। तो जबकि हमारे मैं जब वहां पहुंचा था 3 प्रोजेक्ट बने। अभी जो योगी आदित्यनाथ जी वहां उसका जो लेचुरा बांध है महोबा में, जिसका वो फीता काट के आया है, वो हमारे टाइम का ही प्रोजेक्ट है। हम लोगों ने ही उसे सर्वे वगैरह सब काम कराया था। उसके बाद रतौली और क्योलारी बांध थी, जो कि हम ही लोगों का था। केवल हम लोगों ने ही उसका प्रोजेक्ट बनाया था पूरा। उसमें शेड्यूल कास्ट के ही और ओबीसी के ही जेई और एई थे। और सबसे बड़ी बात है कि वो तय समय पर वो पूरे भी हुए प्रोजेक्ट में। तो ये जो चुनौती आती है ना, कि जब मौका मिलता है तब आप काम करते हो ना, जब मौका ही नहीं मिलेगा तो कैसे काम करके दिखाओगे। तो ये विभागों में अलग तरह की एट्रोसिटी दिखाई देती है। कामोवेश, ये उस मिथ को तोड़ने में बहुत सक्षम है आपका ये अनुभव, जहाँ पे कहा जाता है कि आरक्षण के माध्यम से जो लोग आते हैं वो सक्षम नहीं होते हैं, वो जुझारू नहीं होते हैं। लेकिन एक उत्तर प्रदेश जैसी जगह में सरकार के किसी प्रोजेक्ट को उसके निश्चित समय में पूरा तैयार करके दे देना, ये एक चुनौती जो आप लोगों ने स्वीकार की और सफलतापूर्वक निभाई, ये अपने आप में एक मिसाल हाँ है कि जहाँ पे पूरी जी व्यवस्था सर। ही लचर धचर चलती हो, वहां पे आपने अपने काम को बेहतर ढंग से उसके तय किए गए समय के अंदर कर दिया। आगे बताइए। जी वो सर संभव इसलिए हो पाया कि पूरी टीम भी थी ना हमारे लोग है। हमारे जो अधिकारी थे वे शेड्यूल कास्ट के ही थे पूरे में मेरे समय पर। और उन्होंने वो बकायदा इंटरेस्ट लेते थे। मतलब उनके पास एक और चुनौती रहती है ना कि लोग कमेंट कर देते हैं कि ये लोग काम नहीं कर पाते हैं। तो हमको वो भी देखना था। और वो दौर ये था कि हमारा एक कदम अगर महुआ में रहता था तो एक कदम हमारा लखनऊ में रहता था, ताकि हमारी कोई प्रोजेक्ट लेट ना हो जाए, पैसे में कोई आने में देरी ना हो जाए। अगर कोई रिपोर्ट मांगते थे तो अगर उन्होंने डेट दी है 3 दिन बाद की, तो हम 2 दिन पहले ही वहां पर सबमिट करते थे। तो ये अच्छा, अपने आप ये में तो काम ये करने तो का रहा आपकी नौकरी के समय का अनुभव। शिक्षा के जी दौरान भी एक प्रकार के भेदभाव के शिकार हुए, और जब आप जी नौकरी में गए तब भी हुए। आपने नौकरी जी अंततः छोड़ दी और आपने जी टॉपर्स एकेडमी बनाने का निर्णय लिया। और आज जैसा कि मेरी जानकारी में है कि लगभग 2100 से 2400 बच्चों को आपने पढ़ा करके कंपटीशन में बैठने के लायक बना करके उनको नौकरियों तक पहुंचा दिया। ये जो जादू किया, इस जादू के बारे में थोड़ी सी जानकारी दें। आ, देखिए जो मैं इंजीनियर जरूर बन गया, लेकिन बाई नेचर में टीचर हूँ। अच्छा। मैं जब डिप्लोमा किया था ना तभी से मैं पढ़ाता था। जब मैं सेकेंड ईयर में था तो अपने जो फर्स्ट ईयर के जो जूनियर्स थे उनको पढ़ाता था। शुरू से ही मेरा ये मतलब नेचर रहा। अब जॉब लग जाने के बाद भी मैंने इसे बदला नहीं। तो शुरुआत में क्या होता है, हमारे बच्चों को गाइडलाइन नहीं मिलती है। अब मैं तो बहुत कम उम्र में नौकरी में आ गया, लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे थे जो हालांकि बच्चे ही नहीं है, मेरे साथी थे जो मुझसे सीनियर थे, लेकिन उन्हें प्रॉपर गाइडलाइन उनको भी नहीं थी। तो जब मैं पूछता था तो मुझे ही जानकारी नहीं मिलती थी। तो जब मुझे नौकरी मिली तब तो फिर मैंने अपने एक ग्रुप बनाया कि हम अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा सहूलियत दें, उनको जानकारी दें। तो फिर वहां से फिर मुझे पढ़ाने का शौक हो गया। तो पढ़ाते पढ़ाते इतना लंबा कारवा हो गया, पता ही नहीं चला समय। ये सारे बच्चे आपके संपर्क में अभी भी लगातार हैं? हाँ मोस्टली सर, मोस्टली जो है। अरे, और इसमें सबसे बड़ी बात है कि कोई मैंने कास्ट का वो बंधन नहीं रखा। जो भी वहां पढ़ने आता था मैं पूरा सबको पढ़ाता हूँ। और बाई प्रोफेशनल मैंने ना तो कभी कास्टिज्म पे ध्यान दिया, और अगर पहले कह देता कि जिसको जाति मन में हो वो पढ़ने ही नहीं आए। जब महुआ में रहते थे तो वहाँ एक तालाब के किनारे पढ़ाते थे, और आज तो वहां पर 700 से 800 बच्चे सेल्फ स्टडी करने आते हैं। कीरत सागर है तालाब वहां पर है। अभी वर्तमान में वहाँ डीएम है, उन्होंने वहां पर लाइट वगैरह व्यवस्था करा दी है। तो चूंकि मैं वहां रहता था तो चूंकि मैं सिंगल हूँ, पैसा मेरा काफी बच जाता था। तो मैं बच्चों पे इसीलिए खर्च करता रहता था कि उनको सुविधाएं मिल जाए। तो यकीन मानिए कि अपनी इस पूरी पढ़ाई की लाइफ में, मतलब टीचिंग की लाइफ में, मैंने अपने बच्चों को कमजोर नहीं देखा है। आर्थिक स्थिति से तो कमजोर देखा है, लेकिन शिक्षा की दृष्टि से मैंने कमजोर नहीं देखा है। अगर सही गाइडलाइन उनको मिल जाए तो वो कोई सा भी मुकाम हासिल कर सकते हैं। मतलब उनके अंदर वो सारी क्षमताएं, वो सारी बुद्धिमत्ता
सब कुछ हैं, सिर्फ सूचना जी, जी। का अभाव है और एक सही दिशा जी, ज्ञान अगर उनको हो जाता है तो वह भी दूसरे समाजों के बच्चों की तरह परफॉर्म कर सकते हैं। अब बिल्कुल, ये बिल्कुल। बताइए कि चलिए भाई, आपने नौकरी छोड़ी, तमाम कारणों से आप शिक्षक हो गए, आपने बच्चों की एक लंबी श्रृंखला को उनके मुकाम तक पहुंचा दिया। उसके बाद आप तमाम तरह की सामाजिक हस्तक्षेप में आ गए। अभी ये जो आपने एक संविधान यात्रा निकालने की जो योजना बनाई, इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि जैसा हम देख रहे हैं कि जब आरएसएस जैसा संगठन पूरे हिंदुस्तान में के नेतृत्व में उनकी एक सरकार इस देश में चल रही है, और आरएसएस के बारे में हम लोग बेहतर ढंग से जानते हैं कि वो 2025 में अपने 100 साल पूरे करने जा रहे हैं, और उनका एक जो केंद्रीय उद्देश्य है वो ये है कि 2025 तक इस देश के संविधान में परिवर्तन किया जाए और इस देश को हिंदुत्ववादी देश घोषित कराया जाए। तो ऐसी हालात में निश्चित तौर पे संविधान के सामने बहुत बड़े खतरे हैं और इस चुनौती को लेना बहुत ज़रूरी भी है। तो इसके लिए तो मैं आपको शुभकामनाएं दूंगा कि आज आप देश के संविधान के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए एक यात्रा निकालने जा रहे हैं। थोड़ा सा इस यात्रा के और उद्देश्य और कार्यक्रम के बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं, संक्षेप में जी सर। बताइएगा। जी, जी। देखिए सर, मैंने जब पढ़ाते-पढ़ाते मुझे अनुभव हुआ, क्योंकि सामाजिक में कार्य करते हैं, तो आपके पास सामाजिक समस्या भी आती है। बच्चे आते थे कि एट्रोसिटी की घटना हो गई। मेरे बुंदेलखंड में तो आए दिन ये घटना होती थी, तो मैं उन्हें लीगल जानकारी दिया करता था। लेकिन जब देखा क्रिमिनल भी जीत जा रहा है, अनपढ़ जो बिल्कुल दूसरे का गुलाम है, वो जीत जा रहा है और वो अपने संवैधानिक कार्यों को निर्वाह नहीं कर रहा है। यही हाल आपका विधानसभा में और यही हाल आपका लोकसभा में है। यानी जो महत्वपूर्ण विधेयक आते हैं, हमारे लोग चर्चा ही नहीं करते। तो जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अंततः बुरा साबित होगा अगर उसे चलाने वाले लोग बुरे होंगे, और संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, अच्छा साबित होगा अगर उसे चलाने वाले लोग अच्छे होंगे। तो मैं तो यहाँ देखता हूँ कि राजनीति में अपराधीकरण इतना बढ़ गया। अब जो अपराधी है वो कैसे आपके लिए इसमें लड़ेगा? वो इतना लीगल रूप से भी कमजोर रहता है, उसे जानकारी नहीं है। हम 5 साल के लिए हम अपनी सरकार को चुनते हैं, 5 साल के लिए देश को भविष्य चुनते हैं, तो वहां पर तो अच्छे लोग जाने चाहिए ना। आज हमारी जो अगर बुरी हालत है, तो ये इसका एक मूल कारण भी है कि हमें संवैधानिक और कानूनन जानकारी नहीं है। जैसे मैं बताता हूँ, SC/ST एक्ट बना था 89 में, और उसमें एक उसके तहत एक नियम बना था 1995 में। अब उसमें नियम के तहत प्रत्येक जिले में एक आपकी सतर्कता कमेटी बनेगी, जिसमें संसद के सदस्य होंगे, विधान परिषद के, विधानसभा के हैं, और जिला अधिकारी उसका अध्यक्ष होगा। लेकिन आज तक वो कमेटियां बड़ी मात्रा में नहीं बनी है। अब इस बात को उठाने वाले हमारे लोग भी नहीं है ना। न्यायपालिका से भी, न्यायपालिका की तरफ भी कोई नहीं गए, और सदन में भी किसी ने इसकी मांग नहीं की और ना ही उन्होंने प्रयास किया। कुछ जिलों में अगर कमेटियां बनी भी हैं तो वो बिल्कुल निष्क्रिय हैं। निष्क्रिय है। तो वो क्यों है? क्योंकि हमें अपने संवैधानिक जो अधिकार है उसकी जानकारी ही नहीं है ना। तो लोगों को, अगर हम लोकतंत्र के प्रति अगर जागरूक रखना चाहते हैं, तो संविधान मूल किताब, और ये इस पवित्र ग्रंथ के अध्ययन से हम अपने देश के, अपने नेता का जज कर सकते हैं कि इसके राइट्स क्या हैं, ये कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, योग्य है भी या नहीं है। अब एक रेपिस्ट क्रिमिनल, आप जहां तक ADR की रिपोर्ट है, 40% आपके सांसद दागी हैं। अभी दागी सांसद इस देश का भविष्य कैसे तय कर सकते हैं? तो हम कैसे देश की ओर बढ़ रहे हैं, इसके लिए तो चुनौती है ये ना। तो लोगों को समझाना और जागरूक करना इसलिए जरूरी है कि संविधान की वास्तविक ताकत, सरकार की वास्तविक ताकत हमारी जनता है। तो आप अपनी इस संविधान यात्रा को पूरे उत्तर प्रदेश में, क्योंकि 2022 में चुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में, मात्र 6-7 महीने का समय बीच में है, तो आप अपनी इस यात्रा की रूपरेखा क्या तैयार कर चुके हैं? हाँ, मैं पहला इसको मैंने 4 चरणों में बांटा है, और 4 चरणों में, पहले चरण में हम जो लखनऊ के आसपास जो टच करते हैं जिले, वहां पर अपना कैडर कैंप लगाएंगे, लोगों के बीच में वो समझाएंगे। हमारी यात्रा निकालने का मतलब ये नहीं है कि हम केवल टूर की तरह जाएंगे, नहीं है। वहां जहां जहां हमारे लोगों से वार्तालाप हो गई है, वहां पर जितने भी लोग हो जाएंगे, चाहे 15 से लेकर के 100 जैसे भी हैं, हम उन्हें बाकायदा प्रोजेक्टर के माध्यम से उनको समझाएंगे, उनके राइट्स क्या हैं। साथ ही उन्हें बुकलेट भी देंगे कि अगर मुसीबत में आती है, अगर हम
से आपका संपर्क नहीं हो पाता है, तो आप स्वयं इतने सक्षम बने ताकि इन मुसीबतों का निराकरण कर सकें। तो इस तरह से हमने प्रोग्राम बनाया हुआ है और रूरल एरिया को ज्यादा टारगेट किया हुआ है हमने इसमें। अच्छा, चलिए आपकी इस यात्रा के लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक मुद्दा पिछले दिनों आप उठा रहे थे, मैं देख रहा था, वो तमाम जिक्र में चल रहा था। मैं जाते जाते उसके बारे में आपसे जानकारी करना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में विधानसभा के ठीक सामने अंबेडकर महासभा है। आपने इसके बारे में जिक्र किया। इस अंबेडकर महासभा की जमीन को और ये पूरा भवन जो था, ये तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने अंबेडकर महासभा को दिया था। और उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर की पत्नी और तत्कालीन महामहिम राष्ट्रपति नारायणन साहब, उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने ये पूरा भवन जो अंबेडकर महासभा को दिया था, वहाँ पे तत्कालीन उपराष्ट्रपति महामहिम KR नारायणन साहब और डॉक्टर अंबेडकर की पत्नी यहाँ पे आकर के डॉक्टर अंबेडकर का अस्थि कलश स्थापित करके गए थे। इस कलश को यहाँ स्थापित करके इस जगह का अपने आप में पूरे प्रदेश और पूरे देश में बहुत नाम है, और पूरे देश से तमाम लोग जो लखनऊ घूमने आते हैं वह इसको डॉक्टर अंबेडकर की अस्थि स्थल के बतौर इसका यहाँ आते हैं और अपने दर्शन करते हैं। और अब सुनने में ये आ रहा है कि इस भवन को, इस डॉक्टर अंबेडकर की इन अस्थियों को यहाँ से किसी अन्य जगह विस्थापित किया जा रहा है, और इसको ले करके आप लोगों के बहुत सारे अलग तरह के विचार हैं। तो आखिर इस बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताएं, और इसको ले करके आपका जो विरोध है वो क्यों है, इसे बताएं। पिछली साल की बात है सर, ये हम जब वहां पर घूमने गए तो हमने देखा कि जहां पर जो सूचना पट्टिका थी जिसपे माता सावित्रीबाई अम्बेडकर और महामहिम उपराष्ट्रपति KR नारायण साहब की जो वो इंफॉर्मेशन थी, वो पट्टिका थी ही नहीं। साथ ही वहां पर एक बोधि वृक्ष की भी स्थापना हुई थी, जो अस्थि कलश की स्थापना हुई थी वहां पर, तो वहां बोधि वृक्ष की भी स्थापना हुई थी। उसकी पट्टिका को भी तोड़ दिया गया था। क्योंकि मैं एक सिविल इंजीनियर हूं और मुझे ये मालूम रहता है कि कोई अगर चीज गिरती है तो वो किस रूप में होगी। जब हमने देखा कि ये जो जहां पर पट्टिका लगी थी और वो दीवार गिरी है, लेकिन उसमें जो प्लेट थी वो थी ही नहीं। अगर वो कुदरती से गिरती, प्राकृतिक रूप से गिरती, तो वो प्लेट उसके नीचे होनी चाहिए थी। लेकिन हमारी टीम ने पूरे देखा कि इसमें तो प्लेट है ही नहीं है। तो हमने जब वहां के लोगों से पूछा इसकी प्लेट कहां पर है, तो मालूम पड़ा प्लेट दूसरी जगह टूटी हुई पड़ी हुई थी। तो जब हमने इसकी आवाज उठाई पिछली बार, तो फिर उन्होंने उसको बनवा करके रिपेयर करा दिया था और मामला रफा दफा हो गया। ये पिछले साल का ही प्लान था कि यहाँ से अस्थि कलश को दूसरी जगह लिया जाए। तो वहां के जो लोग हैं, यहाँ पर जो निर्मल जी थे, उन्होंने भी कोई स्पष्ट मुझे सूचना नहीं दी है। फिर हम लोगों ने वहां पर आंदोलन किया, तब जाकर के वहां पर वो पट्टिका बनी, द्वारा बनी और द्वारा लगी भी है। इनका पहले उद्देश्य था कि यहाँ से अस्थि कलश हटा दिया जाए, और पट्टिका इसलिए हटाई जा रही थी कि ताकि वो बोधि वृक्ष है वो केवल पीपल हो जाए, और जब हटाएं तो कोई ज्यादा विरोध ना हो। वो स्थान हमारे लिए राष्ट्रीय धरोहर है, जहां बाबा साहब की अस्थियां स्थापित हैं। साथ ही बोधि वृक्ष जिसकी एक पूरे विश्व में ऐतिहासिक महत्वता है, अगर वो उसके साथ कोई छेड़खानी होगा तो ये हमारे आस्था और हमारे जो विचार है उसके साथ छेड़खानी होगा। तो ये लोगों की साजिश है कि इस चीज को वहां से हटा दिया जाए। अब चूंकि वो जगह इतनी महत्वपूर्ण है, लोक भवन में कोई भी विधानसभा आता है तो वो जो स्पेस देखता है तो उसको महसूस करता है कि विधानसभा के आगे भी हमारा कोई स्थल है, वो बहुत महत्वपूर्ण लोकेशन भी है। तो इनका हटाने का मतलब है कि वहां पर कोई अन्य पार्टी का कार्यालय स्थापित कर दिया जाए। इस समय अंबेडकर महासभा के जहाँ के जो मेरे पास 3 लोग आए थे, तो उन्होंने कहा था कि हमारे कार्यकारिणी के लोग ही बीजेपी और सरकार से मिले हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारी मजबूरियां हैं, हम आवाज नहीं उठा सकते हैं। तो मैंने कहा हम तो पहले उठाते ही रहे हैं, लेकिन आपने इस बात को जानकारी दिया, लेकिन कोई तथ्य तो है नहीं है। लेकिन जब महामहिम राष्ट्रपति आए और उनका जो विज्ञापन छपा, तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा था कि अस्थि कलश को यहां से उठा करके ऐशबाग स्थापित किया जाएगा। तब हम पुनः फिर समझ गए कि ये वही प्लान है जो द्वारा इंप्लीमेंट किया जा रहा है, बस उसका स्वरूप बदला गया है। तो उनका उद्देश्य ये है कि उस महत्वपूर्ण जो स्थल है वहां से हटा दिया जाए, ताकि जो मुख्य भूमि है जहां पर हमारा जो अस्थि कलश है और हमारे बोधि वृक्ष है, वो लोगों से नजरों से दूर हो जाए। विधानसभा के आगे
उनको हमारे स्मारक खलते हैं। मैन ये भी एक तरह का सरकारी जातिवाद है, वो नहीं चाहते कि मेरे सामने ये लोग रहें। निश्चित तौर पे बहुत बहुत शुक्रिया देव प्रताप जी, आपकी बातचीत से बहुत अच्छा लगा और मुझे उम्मीद है कि संविधान को के प्रति जो जागरूकता वास्तव में इस देश में चाहिए, उसके लिए आप जो प्रयास करने चाह रहे हैं वो एक निश्चित तौर पे एक नया प्रभाव पैदा करेंगे, दबे कुचले वर्गों के अंदर एक ऊर्जा देंगे, उनके आत्मविश्वासों को मजबूत करेंगे। आपकी इस यात्रा की सफलता की हम कामना करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर की अस्थियों को पूर्व उपराष्ट्रपति डॉक्टर नारायणन ने स्थापित की थी और उसको डॉक्टर अंबेडकर की पत्नी सविताबाई ने स्थापित किया था। उसको उस जगह स्थापित करने का एक अपना ही महत्व है। यहाँ पे डॉक्टर अंबेडकर की अस्थियां और उस स्थान का एक जो पूरा सामंजस्य है वो महत्वपूर्ण है। जगह भी और अस्थियां भी, ये दोनों समान रूप से महत्व करती हैं। इसलिए हमारा निश्चित तौर पे मानना है कि डॉक्टर अंबेडकर की अस्थियां अभी जहां पे स्थापित हैं, उसी स्थान पे डॉक्टर अंबेडकर का एक बड़ा स्थान बनाया जाए, उसको और ज़्यादा बेहतर किया जाए और उम्मीद करते हैं आपके इन प्रयासों पे सफलता मिलेगी। आपके इस प्रयासों में हम आपके सहभागी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भीम।